नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बच्चों, यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल क्रोम पर सर्च करें www.nvclasses.blogspot.com। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम जानेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान जिनका जन्म 1205 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, रज़िया सुल्तान मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासिका के रूप में प्रथम मुस्लिम शासिका और तो तुर्कों के इतिहास में भी पहली महिला शासिका हुई थी। लेकिन क्या उस जमाने के हिसाब से ये सुल्तान यूं ही आसानी से बन गई थी? नहीं बच्चों, इन्हें भी बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा था। कहने को तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही यह घोषणा कर दी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री रज़िया सुल्तान को सुल्तान बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया, जो कि एक अयोग्य शासक था और जनता के प्रति बिल्कुल भी वो जवाबदेह नहीं था। इसके अलावा उसके शोषण इतने बढ़ते गए कि जनता उससे त्रस्त हो गई। कहा जाता है बच्चों कि एक बार जुमे की नमाज के वक्त जब रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर था, तब रज़िया जनता के बीच गई और जनता से फरियाद की कि उसे एक मौका दिया जाए जहां वो अपने पिता के कहे वादों को पूरा कर सके। और जनता, जो कि रुकनुद्दीन के शासन से त्रस्त हो चुकी थी, उन्होंने रज़िया को एक मौका देने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसे ये साबित करना था कि वो अपने भाई को युद्ध में हरा देगी और अपने आप को सुल्तान बना लेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो शायद सुल्तान, जो उसका भाई रुकनुद्दीन था, वो उसका सर कलम कर सकता था। रज़िया दोनों ही बात जानती थी, जीत गई तो सुल्तान बनेगी और हार गई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और जब उसका भाई रुकनुद्दीन दिल्ली आया तो दोनों ही भाई बहन के बीच युद्ध हुआ और रुकनुद्दीन को बंदी बनाकर उसका वध कर दिया गया। इस तरह से मात्र 6 माह 18 दिन ही उसके भाई रुकनुद्दीन ने शासन किया और दिल्ली की जनता ने रज़िया में विश्वास जताया और इस तरह से रज़िया दिल्ली की सुल्तान बनी। देखा जाए तो रज़िया के सुल्तान बनने में जनता का विशेष योगदान था, इसलिए रज़िया भी जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रही। जनता ने तो रज़िया को अपना लिया बच्चों, लेकिन क्या तुर्क सरदारों ने रज़िया को अपनाया? नहीं बच्चों, उन्होंने उसका हमेशा विरोध किया, क्योंकि ये परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्क थे जो नहीं चाहते थे कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे। और ऐसे में उन्होंने ये ठान लिया था कि रज़िया चाहे अच्छे काम करे या कितने भी अच्छे काम क्यों ना करे, वो उसका हमेशा विरोध करेंगे। और इस तरह से उन्होंने ये दिखा दिया कि वो नहीं चाहते कि उनके ही समाज की कोई महिला आगे बढ़े और उनके ऊपर शासन करे। आगे चलकर रज़िया ने अपने आप को जब सुल्तान बना ही लिया तो उसने महिलाओं जैसे वस्त्रों का त्याग किया, उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों के समान कुबा, जिसे कोट कहते हैं, और कुल्हा, जो टोपी के रूप में होता था, उसे धारण किया। इस तरह उसने सुल्तान की पोशाक को अपनाया, जिसमें महिलाओं जैसी पोशाक का उसने त्याग कर दिया। इस तरह से उसने अपने आप को हर मायने में एक अच्छा सुल्तान साबित करने का प्रयास किया।
इसके अलावा उसने विशेष पदों पर अपने विश्वस्त लोगों को नियुक्त किया, लेकिन ये बात तुर्की सरदारों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे कि रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को, जो कि अबिसीनिया का निवासी था, उसे अमीर अखूर नियुक्त किया। अमीर अखूर जो पद था बच्चों, वो अश्वशाला का प्रधान होता था और ये अश्वशाला जिसमें घुड़सवारी कराना और सेना आदि का प्रबंध किया जाता था। जो ये जमालुद्दीन याकूब था, ये रज़िया के पिता के समय ही था और इसने उन्हें घुड़सवारी आदि सिखाई थी। और उस जमाने में पुरुषों का महिलाओं से एक तरह की दूरी निश्चित थी, लेकिन जमालुद्दीन याकूब जो कि उन्हें घुड़सवारी सिखाता था और घोड़े में बैठने में मदद करता था, इन सब का भी तुर्क सरदारों के द्वारा किस्सा बना लिया गया और रज़िया के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी रज़िया ने इन सब चीज़ों का विरोध करते हुए भी सत्ता को बनाए रखा और अच्छे से शासन करती रही। लेकिन फिर भी इतने सारे विरोधियों का सामना करते हुए कहीं ना कहीं उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब उसने याकूब को अश्वशाला का प्रधान बना दिया तो उससे तुर्क अमीर नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उच्च पद है जो कि एक अबिसीनिया के नागरिक को नहीं देना चाहिए था। और ऐसे में उनके षड्यंत्र याकूब के विरुद्ध शुरू हो गए और ऐसे ही एक षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें मौका मिला जब सरहिंद जो कि आज के पंजाब में स्थित है, इस सरहिंद के शासक ने विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत को भेजा गया, जहां उसके ही सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और अपने राह से एक कांटा हटा दिया। आगे चलकर इतिहासकार भी इस बारे में कहते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज। ये कहते हैं सुल्तान रज़िया एक महान शासक थी, वह समझदार थी, ईमानदार और उदार, अपने साम्राज्य की संरक्षक, इंसाफ देने वाली, अपनी प्रजा की रक्षक और अपनी सेना की सेनापति थी। उनमें वे सारे गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए, लेकिन बस उनकी पैदाइश सही लिंग में नहीं हुई थी, इसलिए पुरुषों के विचार में उनकी ये सारी खूबियाँ बेकार थी। उनमें इतने अधिक गुण थे, लेकिन कमी थी तो सिर्फ ये कि वो एक औरत थी और तुर्क सरदारों को ये सहन नहीं था कि एक औरत उनके ऊपर शासन करे। लेकिन फिर भी रज़िया ने उन्हें परास्त करने का प्रयास करती रही और ऐसे में उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, जो कि भटिंडा का सरदार था। आरंभ में ये भी रज़िया के विरोधी गुट में शामिल थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि इन्होंने रज़िया के साथ विवाह कर लिया। ऐसे में जो तुर्की सरदार थे अब वो इन दोनों के कट्टर शत्रु बन चुके थे और इन तुर्की सरदारों ने इन्हें 1240 ईस्वी में दोनों को मार दिया और इस तरह से एक महान महिला शासिका का दुखदाई अंत हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला थी। और इस तरह तुर्कों की संकीर्ण मानसिकता के कारण एक आधुनिक पिता की सोच को दबा दिया गया और एक महान महिला शासिका, जो शायद उसके पिता जैसे ही सारे तुर्क सरदार होते तो शायद वो और अधिक शासन कर पाती। लेकिन हम सबकी सोच को थोड़ी बदल सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं और ऐसा ही प्रयास रज़िया सुल्तान के द्वारा भी किया गया। लेकिन परिस्थितियां और स्थितियां जो भी कहें, उसने सामना तो किया लेकिन विजयी नहीं रही और इस तरह से एक महान महिला शासिका का अंत हो गया। उनके पश्चात जो उनके
नालायक भाई या अयोग्य भाई शासक बने। उनके नाम हैं 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह का शासन रहा और 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह का शासन रहा और 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। कहने को तो ये अधिक समय तक इन्होंने शासन किया, लेकिन इनकी सत्ता के पीछे जो वास्तविक बल या शक्ति थी वो थी गयासुद्दीन बलबन की, और इन्हीं के कारण उसने इतने लंबे समय तक शासन किया। और जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो उस सत्ता का वारिस बना गयासुद्दीन बलबन, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल NV क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।